नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की सीरीज़ चल रही है। पिछले पार्ट में हमने कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट को जाना था और आज हम जानेंगे बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवॉल्ट। फिर देखेंगे बहादुर शाह जिनको एज अ सिंबॉलिक हेड सोल्जर्स ने सेलेक्ट करा था और सिविलियंस का जो पार्टिसिपेशन है इस रिवॉल्ट में उसको भी समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। बहरहाल लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एक र्यूमर सा फैला कि फैक्ट्री में बनने वाले आटे में बोन डस्ट मिलाई जा रही है और एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिजेज हैं उन पे ग्रीस रैट पेपर काऊ और पिग की चर्बी से बना हुआ है। और हिंदूज़ के लिए काऊ काफ़ी सेक्रेड एनिमल है और पिग मुस्लिम धर्म में एक टैबू की तरीके देखा जाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और इसके चलते ही ये जो सिपॉय है जो कि मोस्टली हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे, इनको ये फील हुआ कि भैया ये जो अंग्रेज़ी हुकूमत है इनके धर्म को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रही है। पर इनके अंदर का जो गुस्सा था दोस्तों वो इसके पहले से ही पनप रहा था। हालांकि जैसे ही एनफील्ड राइफल की बात सामने आई और कहीं ना कहीं जो बोन डस्ट आटे में मिलाने की बात सर्कुलेट हुई, वैसे ही ये जो दबा हुआ गुस्सा था वो सामने निकल के आया। और इस गुस्से की जो शुरुआत है वो हुई मेरठ से 10 मई 1857 को। और ये जो मेरठ है दिल्ली से करीब 58 किलोमीटर की दूरी पे 58 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखते ही देखते आप इस मैप में देखिए कि इस क्रांति की जो आग है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरफ पहुंची। तो नॉर्थ में पंजाब इसी ग्रिप में आया, साउथ में नर्मदा रिवर तक लोगों का गुस्सा फूटा, ईस्ट में बिहार तक और वेस्ट में राजपुताना वेस्ट मतलब राजस्थान का जो काफ़ी एरिया है इस रिवॉल्ट के ग्रिप में आया, इस क्रांति के ग्रिप में आया। बट एट द सेम टाइम इस क्रांति के मेरठ में आग पकड़ने से काफ़ी पहले जो नॉर्थ इंडिया में मौजूद कैंटोनमेंट्स थी वो रिवोल्ट करने लगी, जिसमें से 19th नेटिव इन्फेंट्री जो कि बहरामपुर नामक जगह में स्टेशन थी। तो ये जो बहरामपुर नामक जगह ये कहीं ना कहीं यहाँ की बंगाल में है। और यहाँ पे ये जो 19 नेटिव इन्फेंट्री थी उसने एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया और इन्होंने म्यूटनी कर दी फरवरी 1857 में। और जब इस बैंड ने म्यूटनी कर दी तो भैया इसे डिसबैंड कर दिया गया मार्च 1857 में और काफ़ी सारे सिपॉयज़ को भी जेल भेज दिया गया। इसके साथ में आप देखोगे कि यंग सिपॉय मंगल पांडे जिन पे आमिर खान ने एक मूवी भी बनाई हुई है, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में मौजूद अपने ही ऑफिसर्स पे गोली चला दी थी, जिसके चलते इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और इनकी जो रेजिमेंट है उसको भी डिसबैंड कर दिया गया था और उनमें से जो कुछ सिपॉयज़ थे उनको कहीं ना कहीं जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और इसी प्रकार से जो 7th अवॉर्ड रेजिमेंट है उन्होंने भी सिमिलर चीज़ें अपनाई। बट जो मेन एक्सप्लोजन होगा वो होगा मेरठ में, जहाँ पे 24 अप्रैल को 90 मेंस जो कि पार्ट है 3rd नेटिव कैवलरी का, और इसमें सिपॉयज़ ने आर्मी ड्रिल को करने से ही इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि भैया ये जो कार्ट्रिजेज हैं इसका इस्तेमाल हम सिपॉयज़ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने इनकार कर दिया तो अंग्रेज़ों को तो गुस्सा आना ही था और इस गुस्से के चलते 85 सिपॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ को 10 साल की सज़ा भी दे दी गई, ये कहते हुए इन अंग्रेज़ों के द्वारा कि इन सिपॉयज़ ने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करा। अब बवाल और फूटा और जो दूसरी रेजिमेंट्स थी मेरठ में उनकी तरफ से एक ख़तरनाक रिप्लाई आया। तो 10 मई को इन सोल्जर्स ने मेरठ की जेल में मार्च किया और जो इम्प्रिजन सिपॉयज़ से जिनको सज़ा दे दी गई थी इन अंग्रेज़ों द्वारा उनको रिलीज़ करवाया इन सिपॉयज़ ने। साथ ही में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी भी हत्या कर दी गई, जैसे कि साइमन फ्रेज़र, और वहाँ पे मौजूद जो गन्स और एमिनेशंस थी उन पे भी कब्ज़ा कर लिया गया इन सिपॉयज़ के द्वारा। और अंग्रेज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उन पर भी आग लगा दी गई और ऐलान कर दिया कि भैया ये जो फिरंगी हैं, ये जो फिरंगियों का जो रूल है उसका अंत ये सिपॉयज़ करके रहेंगे। हालांकि लेफ्टिनेंट विलू बॉय ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाया पर इनको भी मार दिया गया, इनको भी ओवरकम कर दिया गया। इसके बाद ये जो सिपॉयज़ थे इन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि मुग़ल एम्पायर से जो इंडियंस से ज़्यादा एसोसिएट करते थे और कहीं ना कहीं जो मुग़ल एम्परर्स की यादें थी वो लोगों के मन में ज़िंदा थी। फिर जब इन सिपॉयज़ के बारे में पता चला कि ये सिपॉयज़ मेरठ से बवाल काट करके दिल्ली में आ रहे हैं, तो दिल्ली में जो मौजूद सिपॉयज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि भैया वो इन मेरठ से निकले हुए सिपॉयज़ को ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि इन सिपॉयज़ ने जा कर के लाल किले को सराउंड कर लिया। और लाल किले में कौन बैठा था? लाल किले में बैठे थे बहादुर शाह, और उनको डिक्लेयर कर दिया गया इन सिपॉयज़ की तरफ से कि आप हो हमारे एम्परर।
तो ये बेचारे बुजुर्ग पावरलेस, इनको ये लगने लगा कि यार एकदम से ये क्या मैटर हो गया। लेकिन फिर इनको ये रियलाइज़ भी हुआ कि हो सकता है इससे मुग़ल डायनेस्टी जो कि इतने लंबे समय तक राज करी थी इंडिया पे, उसका रिवाइवल हो पाए, और इन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट आप देखोगे कि इन सिपाहीस को ये पता था कि पूरे इंडिया में जो मुग़ल डायनेस्टी थी उन्होंने इतने साल तक राज किया था, जिसके चलते लोगों के मन में, जैसे मैंने पहले ही बताया, मुग़ल रूल एक ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी बन के सामने आया था। और इसी में जान डालने के लिए बहादुर शाह को चूज़ करा गया एज अ सिम्बॉलिक हेड। और इसके चलते ये जो म्यूटनी है अब सिर्फ म्यूटनी बन के नहीं रह जाएगी, बल्कि ये एक रिवॉल्यूशनरी वॉर में ट्रांसफॉर्म होगी। और इस रिवॉल्ट में जो रिलीजन है, रिलीजन ने भी एक मेजर पार्ट प्ले करा, क्योंकि जो कार्टेजेस थी जिसको लेके बवाल चल रहा था, उसने हिंदूस और जो मुस्लिम्स है उनको कहीं ना कहीं आपस में यूनाइट करा और इनको ब्रिटिश एक कॉमन एनिमी के तरीके से सामने नज़र आए। फिर आप देखोगे कि बहादुर शाह ने लेटर्स को लिखना शुरू किया सारे चीफ्स और रूलर्स को इंडिया के कि इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करो, इस रिवॉल्ट को ज्वाइन करो और एक कॉन्फिडरेसी हो इंडियन स्टेट्स में ब्रिटिश को यहाँ से निकाल फेंकने के लिए। देखते ही देखते दोस्तों बंगाल की आर्मी ने भी ज्वाइन करा और ये स्पार्क एक रिवॉल्ट में तब्दील हुआ अवध में। अच्छा, अवध में डलहौजी ने अवध को मिस गवर्नेंस के चार्जेस के चलते अपने अंडर एनेक्स कर लिया था, अपने डोमेन में ले लिया था। देन ये जो रिवॉल्ट है आप देखोगे रोहिलखंड में, दोआब में, बुंदेलखंड में, सेंट्रल इंडिया में, बिहार के काफ़ी बड़े हिस्से में और ईस्ट पंजाब में भी इन अंग्रेज़ों की अथॉरिटी के अगेंस्ट बवाल मचा दिया गया था। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो एक रिवोल्ट है उसने कितना बड़ा रूप ले लिया था भारत में 1857 के दौरान। देन अब बात आती है सिविलियंस ज्वाइन की। तो अगर हम बात करें इस रिवॉल्ट की, तो ये रिवॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट बन के सामने क्यों आया? और ये इतना इंपॉर्टेंट बन के सामने दोस्तों इसीलिए आया क्योंकि इसमें लगभग समाज का हर एक वर्ग ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। जैसे कि पेरेंट्स, जिनसे खूब टैक्स वसूला गया इन अंग्रेज़ों द्वारा और इनको कहीं ना कहीं कंगाल बना के छोड़ दिया गया था। देन ज़मींदार, मोस्टली वो ज़मींदार जिनको इन ब्रिटिश ने करीब करके छोड़ा, इनसे ज़मींदारी ही छीन ली। और भी सोसाइटी के लोग जैसे कि आर्टिजन्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, लगभग सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए थे और इन सभी को EIC एक कॉमन एनिमी के तरीके लगने लगी थी। पर कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पेजेंट्स थे और जो छोटे मोटे ज़मींदार थे उनके कुछ अपने कंसर्न्स थे, जिसके चलते इन लोगों ने रिवॉल्ट का फ़ायदा उठाकर जो किताबें थी, जो अकाउंट बुक्स थी और जो डेप्ट रिकॉर्ड्स थे, इन सभी को जला दिया ताकि कितना लेन देन का हिसाब है इनका उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ना रहे। और जो लॉ कोर्ट्स थे, रेवेन्यू ऑफिसेस जिसे हम लोग तहसील बोलते हैं, और पुलिस स्टेशन, वहाँ पर सिविलियंस ने अटैक करा। बट अगर इस रिवॉल्ट की बात करें दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक सेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम था, बल्कि जो लोगों के इंडिविजुअल कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे, जिसके चलते आप देखोगे कि ये जो रिवॉल्ट है उसमें नेशनलिस्टिक एलिमेंट वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। आप ये भी देखोगे कि 1.5 लाख लोग ब्रिटिश से लड़ते लड़ते अकेले अवध में ही मर गए, जिसमें से 1 लाख तो सिविलियंस ही थे। तो कहीं ना कहीं ये सिविलियन का एक रिवॉल्ट बन के सामने आया। जैसे मैंने बताया था कि समाज के हर एक वर्ग ने इस रिवॉल्ट में आकर अपना पार्टिसिपेशन दिया था। खैर यहाँ पे ये जो पार्ट है वो होता है एंड, और अब इस सीरीज़ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।